हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से अपने चैनल सुधा पढ़ाई में। और आज हम लोग सेट नंबर 33 लेकर आए हैं और 32 सेट का वीडियो पीछे डाला जा चुका है। जाइए जाकर देखिए और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को शेयर भी कीजिए। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए, उसको हल किया जाएगा। और हम लोग जो है क्या किसी का था RRB ALP टेक्नीशियन NTPC और ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, जो पर डे 30 क्वेश्चन का रहता है। ठीक है, तो आज 33 नंबर का सेट चल रहा है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग अपने अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इसे पहले बना कर देखें, अगर आपसे बन जा रही है तो अच्छी बात है, नहीं बन रही है तो आप आगे वीडियो बढ़ाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अपने क्वेश्चन की ओर। तो पहले क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, पहला प्रश्न क्या करा कि यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण क्या होगा। तो हम लोग को क्या निकालना है, तो त्वरण निकालना है। ठीक है, तो हम लोग को दिया हुआ क्या क्या है वो आगे जान लीजिए। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो टी बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, और उसके बाद क्या क्या है कि 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर, मतलब हमको प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, यू बराबर दिया हुआ है कितना, 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और अंतिम वेग दिया हुआ है भी बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है, तो त्वरण निकालना है, ए बराबर वाट। तो हम लोग पहले से जानते थे कि एक फार्मूला होता क्या था, भी बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है, और इसी को चेंज करें, ए बराबर निकालना हो तो भी, और यू इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में यू, और ये टी जो है वो गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, भागा में। ठीक है, बराबर ए। तो हम लोग का फार्मूला क्या निकल जाएगा, तो हम लोग का फार्मूला निकल जाएगा ए बराबर प्लस यू बटे टी। ठीक है, तो भी का मान कितना दिया हुआ है, तो भी का मान दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड लिख देंगे, माइनस में यू का मान कितना दिया हुआ है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ 5 लिख देंगे, और बट्टा में टी का मान कितना दिया हुआ है, तो 5 लिखा हुआ है, तो 5। ठीक है, अगर 10 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 5 बचेगा, 5 5 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, तो त्वरण मेरा क्या निकल जाएगा हम लोग का, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मात्रा क्या था, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 मीटर, अगर छोटा कर लेते हैं थोड़ा, कह रहा है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर यह 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक अन्य तख्त समान बल लागू होने पर 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए और उन पर समान बल लगाया जाए तो त्वरण क्या होगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि पहले क्या दिया हुआ है, तो पहला नंबर पर दिया M1 बराबर। ठीक है, तो M1 द्रव्यमान दिया हुआ है और 5 मीटर का बल है, और क्या दिया हुआ है, 10 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण दिया हुआ है, मतलब ए बराबर हम लोग को मान दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं। तो द्रव्यमान कहा जाता है, M1 द्रव्यमान है इसका, M1 द्रव्यमान हो गया। और बल कितना, ए बराबर आपका दिया हुआ है कितना, तो 5 न्यूटन हो जाएगा बल बराबर। ठीक है, और उस पर 10 मीटर, ए बराबर त्वरण बराबर दिया हुआ है क्या, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए पहला रूप से आगे इसको निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, तो इसको हम देखिए, ए बराबर ए बराबर एम ए। ठीक है, तो M1 का मान यहाँ से निकल जाएगा, तो ए बराबर कितना दिया, 5 बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो एम का मान हम लोग को निकालना है गुना में 10। ठीक है, तो 10 इधर गुना हो जाएगा भागा, तो 5 दोनों का 10, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, तो एम बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, M1 मैंने एम वाला बना M1 बराबर। ठीक है, उसी प्रकार से आगे भी दिया हुआ है क्या, तो यहाँ M2 किलो द्रव्यमान वाला बना था, अब M2 वाला अलग निकालेंगे। तो द्रव्यमान क्या दिया हुआ है, M2। और उसके बाद क्या करा है कि अन्य तख्ता समान बल, मैंने समान बल मैंने बल वही रहेगा। ठीक है, ए बराबर क्या रहेगा, तो 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। ठीक है, क्या रहेगा, 5 न्यूटन ही रहेगा।
और 20 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से इसका त्वरण अभी क्या देगा, तो 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद क्या करा, आगे बढ़ता है तो आगे इसका भी वही निकाल लेते हैं हम लोग। तो एम टू का मान क्या हो जाएगा, तो एम टू का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमको जाते हैं क्या, तो ए बराबर एम ए। ठीक है, ए बराबर एम ए पर मान लगा लेते हैं। हमको एम 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 का मान निकालना है, ठीक है, एम टू का। तो एफ का मान कितना है, तो 5 बराबर में एम, यहाँ पर क्या करेंगे, एम टू है तो यहाँ एम टू बिठा देते हैं। ठीक है, ए का मान दिया है कितना, तो 10, यहाँ एम का मान कितना दिया, 20, क्या हो जाएगा 20, इसको काटे तो पंचम का 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 से कटेगा तो एम टू बराबर क्या हो जाएगा, जब यह गुना में 10 जाकर क्या हो जाएगा, भागा में, तो 1/4। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो एम टू का मान भी हम लोग को निकल गया। ठीक है, फिर कहा गया यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए, मतलब दोनों तख्तों को जोड़ देना है, तो दोनों का द्रव्यमान जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, तो दोनों तख्तों को जोड़ने के बाद तो एम वन क्या हो जाएगा, एम वन प्लस एम टू। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए तो एम वन कितना है, 1/2। ठीक है, प्लस में और 1/4। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 ले लिए एलसीएम, तो दो दोनों का 4 प्लस 4 1, कितना आ जाएगा, 3/4। दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया, एम वन और एम टू दोनों जुड़ गया। अब दोनों को जोड़ने के तक तो कोई दूसरे के साथ बांध दिया जाए और उस पर समान बल लगा जाए, बल क्या हो जाना चाहिए, पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बल हमारा वही रह जाएगा। ठीक है, बल बराबर क्या हो जाएगा, वही हो रहा जाएगा, ए बराबर 5 न्यूटन। ठीक है, और उसके बाद क्या करा, और तो त्वरण कितना होगा, त्वरण फिर वही हम लोग का क्या निकालना, तो ए बराबर एम ए निकालना। ठीक है, ए बराबर एम ए। तो चलिए इस पर बैठाते हैं। तो एफ का मान क्या दिया, 5 न्यूटन दिया हुआ है, बराबर में एम का मान हम लोग को दिया हुआ है कितना, 3/4। क्या देगा, 3/4, दोनों को जोड़ कर जो निकाले थे हम लोग, 3/4। अब गुना में क्या हो जाएगा, ए, हम लोग का ए का मान निकालना है यहाँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या होगा, हम लोग निकालते हैं। तो क्या करा, अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 4 जो इधर भागा में इधर जाकर क्या हो जाएगा, तो 5 गुना 4 क्या हो जाएगा, गुना में, और 3 हो जाएगा भागा में, बराबर क्या हो जाएगा, ए। अगर इसको गुना करेंगे तो पंचम का 20, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 20/3। ठीक है, इसको जरा अलग कर देते हैं कि पता लगता है। ठीक है, इसका बाद क्या हो जाएगा, तो 3 से अगर भागा दीजिएगा इसको तो क्या हो जाएगा, 3 से भागा दीजिए, 3×6 = 18। ठीक है, अच्छा आंसर किस चीज़ में दिया हुआ है, तो पॉइंट में दिया हुआ है, तो इसको बैठाते हैं, तो 3×6 = 18, बचा कितना, 2, तो 2 पर पॉइंट बैठा के 0 बैठाएंगे तो कितना होगा, 3×6 = 18, वही आ जाएगा 6.66 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो 6.6 कहाँ है, 6.67, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर समझ में आ गया होगा तो इसको जरूर आप स्वयं अपने आप से एक बार बना कर देखिएगा जरूर। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर कर अपने फिर से अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा, जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा। ठीक है, तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो दिया हुआ क्या है, 21 न्यूटन का बल, तो मतलब क्या ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 21 न्यूटन। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 21 न्यूटन। उसके बाद कह रहा है बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली, मतलब हमको क्या दिया हुआ था, एम का मान दिया हुआ है, द्रव्यमान हम लोग का दिया हुआ है कितना, तो 3 kg, क्या दिया हुआ है, 3 kg दिया हुआ है द्रव्यमान। तो उसमें उत्पन्न त्वरण कितना होगा, मतलब हम लोग का ए का मान निकालना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर बिठा दीजिए, ए बराबर एम ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एफ बराबर एम ए, तो एफ का मान हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, तो एफ का मान कितना दिया हुआ है, तो 21, एफ का मान कितना दिया हुआ था, 21 दिया हुआ है, बराबर में द्रव्यमान कितना था, 3, गुना में ए का मान हम लोग को निकालना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से काट दीजिए, 3×7 = 21, तो क्या हो जाएगा 7, ए बराबर 7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा। फिर वही दिया हुआ है क्या, तो ये एम का मान दिया हुआ है आपका। ठीक है, और यहाँ एफ का मान ये दिया हुआ है, मतलब बल बराबर दिया हुआ था, फिर से वैसे ही वही कीजिएगा, तो ए बराबर एम में कर दीजिए। ठीक है, तो एफ का मान कितना है, 20, बराबर एम का मान कितना है, 10 गुना ए, तो ए का मान निकालना है, तो 10 गुना का 20, तक क्या हो जाएगा, ए बराबर 2 मीटर
प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगले पास पे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा है, अगला पास कह रहा है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। तो हम लोग को पता है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो त्वरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो त्वरण कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या कह रहा है, अगला पास कह रहा है कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है, इसके बारे में बताना है। तो नकारात्मक त्वरण किसके दिशा के विपरीत होता है, तो ये होता है वेग के। क्या किसका होता है, तो वेग के। तो अगला पास क्या करा है, अगला पास कह रहा है कि 150 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड की वेग से त्वरित होता है, तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग इसका त्वरण निकालते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला से बैठा दीजिए। सबसे पहले देखिए कि दिया हुआ क्या क्या है। ठीक है, तो पहला क्या दिया है, एम का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, तो द्रव्यमान हमारा हो गया 150 kg। ठीक है, उसके बाद क्या टाइम दिया हुआ है, टाइम क्या दिया हुआ है, तो 5 सेकेंड। और कह रहा है कि 6 मीटर प्रति सेकेंड से 16 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से त्वरित हो रहा है। ठीक है, तो इसका प्रारंभिक वेग दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग क्या है, तो यू बराबर दिया हुआ है तो 6 मीटर प्रति सेकेंड, और भी बराबर कितना दिया है, 16 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो जब इतना दिया है तो आपको याद होगा कि ए बराबर फॉर्मूला क्या लगेगा, वी माइनस यू बटे टी। ठीक है, तो यहाँ बैठा दीजिए कि ए का मान निकालना है, तो वी क्या हो जाएगा, तो वी बराबर 16 - 6 बटे टी कितना है 5। ठीक है, तो घटाने के बाद कितना 10/5, तो 5 × 10 क्या हो जाएगा, त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका द्रव्यमान से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या था, तो त्वरण निकालना था। त्वरण क्या निकाला, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। हम लोग को सत्य कथन को चुनना है। ठीक है, कह रहा है कि कार का त्वरण शून्य है, कार का वेग शून्य है, कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है, या कार का वेग निरंतर बदल रहा है। तो क्या हो रहा है, तो इसमें हो जाएगा कि कार का जो वेग है निरंतर बदल रहा है। क्या हो जाएगा, कार का जो वेग है वो निरंतर बदल रहा है। यदि कोई पिंड नियत त्वरण के गति कर रहा है तो उसके वेग में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यदि कोई पिंड है वो क्या होता है कि नियत त्वरण से गति कर रहा है, तो उसके वेग में क्या होता है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है। चलिए तो आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या कह रहा है, अगला पास कह रहा है कि जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो त्वरण क्या होगा, इसका त्वरण क्या हो जाएगा। तो अगर समान गति से कोई गति कर रहा है कोई भी पेड़, तो इसका त्वरण हो जाता है शून्य। ठीक है, समान गति से करेगा तो क्या हो जाएगा, त्वरण इसका शून्य हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या कर रहा है कि एक कार का वेग 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से बढ़ता है। कार के त्वरण की गणना कीजिए। ठीक है, तो कार का क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। चलिए हम लोग निकालते हैं। त्वरण निकालने के लिए क्या होता है, अपना ए बराबर वी माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो इसमें आप जान जाइए कि ई तो हो गया टी, और ये हो जाएगा यू, और ये हो जाएगा वी। ठीक है, ये होगा प्रारंभिक वेग, हो जाएगा अंतिम वेग। तो सबसे पहले बैठाइए। तो 18 नहीं, अगर 36 ना होगा, अंतिम वेग है 36 - 18 बटे टी। ठीक है, तो टी का मान क्या होगा, टी का मान 5 दिया होता है, यहाँ 5 बैठा दें, 5। लेकिन यहाँ देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये दोनों जो है किस चीज़ में है, तो किलोमीटर में है। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देते, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसमें क्या होता है, तो 5/18 से गुना होता है। क्या होता है, 5/18 से गुना होता है। चलिए आगे बनाइए। तो 36 में 18 करेगा तो 18 गुना 5/18 क्या हो जाएगा, 5/18 बट्टा में 5। तो ये 18 से 18 खत्म हो जाएगा, और ये 5 से 5 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1।
ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण क्या हो जाता है, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसको नहीं क्या करा है, प्रति सेकेंड स्क्वायर बोला जाता है। अगर प्रति सेकेंड है मीटर प्रति सेकेंड लिखिए, या इसी को मीटर सेकेंड के पावर -1 कर दीजिए। ठीक है, ये दोनों एक जैसा होता है। देखिए यहाँ पर ये नहीं, मीटर सेकेंड स्क्वायर नहीं हुआ, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि उपयुक्त अभिक्रिया में, उपयुक्त अभिक्रिया में क्या हो रहा है इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो क्या करा है, HgCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है। तो HgCl2 ऑक्सीकृत हो रहा है, तो ये नहीं होगा, HgCl2 ऑक्सीकृत नहीं हो रहा है। ठीक है, SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है। तो SnCl2 और SnCl4, हाँ देखिए ये दो बढ़ गए, इसमें क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीकृत हो रहा था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका, तो सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, 12 नंबर पास कह रहा है कि H2O2 किसके रूप में कार्य करता है। H2O2 जो है वो किसके रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसमें H2O2 किसके रूप में कार्य करता है ये बताना है। ठीक है, H2O2, HClO2। तो इसके क्या हो रहा है कि देखिए ऑक्सीजन टूट जा रहा है। ठीक है, H2O2 जो है टूट जा रहा है, इससे क्या हो जाएगा, तो ये अपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, टूट रहा है, इसलिए अपचायक है। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपचायक के रूप में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ है, मैंने इसमें कौन ऑक्सीकृत हो रहा है ये बताना है। ठीक है, तो कौन सा है जो ऑक्सीकृत हो रहा है, कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कौन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा ऑक्सीकृत हो रहा है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, अगला निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में कौन क्या नहीं सही नहीं है इसके बारे में बताना है, मतलब गलत कथन का चयन करना। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं गलत कथन कौन है। तो कह रहा है कि एक पदार्थ में ऑक्सीजन की अनुवृत्ति या उसमें से हाइड्रोजन हटाने को ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाएगा, सही है। वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है और हाइड्रोजन को हटाता है उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है। तो ये भी सही है। ठीक है, कि ऑक्सीजन देता है और हाइड्रोजन को हटा देता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। तो नहीं, वनस्पति तेल का हाइड्रोजीकरण एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि धातुओं के जंग लगना ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया का एक प्रभाव है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, क्या है, नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कि क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करा कि इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होता है, इलेक्ट्रॉन में कमी होता है, प्रोटॉन में वृद्धि होती है, या प्रोटॉन में कमी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में कहता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ऑप्शन नंबर 20 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले पास की ओर चलते हैं। तो अगला पास क्या कह रहा है, अगला पास क्या कहता है, 16 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित एजेंडों में से कौन सा पेयजल के शुद्धिकरण के लिए अच्छा है। ठीक है, निम्नलिखित एजेंडों में से कौन सा पेयजल के लिए शुद्धिकरण व शोधन के लिए अच्छा है। तो इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, चलिए अगले पास की ओर चलते हैं। तो अगला पास क्या कह रहा है, अगला पास कह रहा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करता हुआ है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करता हुआ है, तो क्या है, तो हो जाएगा दहन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दहन। ठीक है, जो गर्मी और प्रकाश दोनों पैदा करता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा है कि 18 नंबर प्रश्न में रिक्त स्थान में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। ऑक्सीकरण और अपचयन किसमें होता है, तो आप लोग को पता है किसमें होता है, तो होता है रेडॉक्स अभिक्रिया में। किसमें होता है, तो रेडॉक्स में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा, 19 नंबर प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है,
तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, सॉरी पहला ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इसमें हम लोग को क्या कहा है, तो सत्य कथन को चुनना है। ठीक है, इसको चुना है तो सत्य कथन को चुनना है। तो चलिए देखते हैं क्या करा। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटॉन की क्षति होता है तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटॉन उत्सर्जित होता है, नहीं तो ये भी नहीं होता, परमाणु उत्सर्जित नहीं होता है, प्रोटॉन मैंने उत्सर्जित नहीं होता है। फिर कह रहा ऑप्शन नंबर सी, अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की क्षति होती है, तो इलेक्ट्रॉन की क्षति नहीं होता है। तो अपचयन प्रक्रिया में दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, तो ये सही हो जाएगा। क्या होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होता है उत्सर्जित होता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ये अपचयन क्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, कौन सा गलत है ये बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अपचयन हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में अपचयन हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, अपचयन नहीं हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पेन कह रहा लेड अपचयन होता जा रहा है, तो लेड यहाँ पीवी पीवी में अपचयन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन टूट रहा है, तो यहाँ कहाँ टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, इसलिए भी गलत हो जाएगा। ठीक है, पेन कह रहा कार्बन का उपचयन हो रहा है, तो कार्बन का क्या रहा उपचयन, हाँ तो ये सही हो जाएगा, कार्बन उपचयन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी सही हो जाएगा। ठीक है, और डी क्या करा कि लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड जो हो रहा है, लेड ऑक्साइड का अपचयन मतलब ऑक्सीजन टूट रहा है, इसलिए ऑक्सीजन टूटा था ना, यहाँ खाली पीवी बचा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पूछ क्या रहा था कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो कौन सा गलत है, तो इसमें कौन हो जाएगा, तो ए और बी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ए और बी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ए और बी गलत है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले पास की ओर। तो अगला पास क्या करा, अगला प्रश्न कर रहे हैं 21 नंबर कि एसेरिकिया कोलाई रिक्त स्थान में पाया जाता है। एसेरिकिया कोलाई रिक्त स्थान में पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है ये बताना है। ठीक है, तो एसेरिकिया कोलाई कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मनुष्य के आंत में। कहाँ पाया जाता है, तो मनुष्य के आंत में। ठीक है, इसमें तो मनुष्य के आंत में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा मुनेरा समूह से संबंधित नहीं है, कौन सा है जो मुनेरा समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, तक कौन नहीं है, तो बैक्टीरिया तो होता है, पूरा बैक्टीरिया समुदाय मोनेरा समूह में आता है, तो साइनो बैक्टीरिया ये भी बैक्टीरिया है। डाइटम ड्रम बैक्टीरिया नहीं है, माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया है। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा कि कौन सा मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं है, डाइटम। डाइटम क्या है, मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। मोनेरा में अगर होता क्या है, तो मोनेरा में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक को रखा गया है। ठीक है, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक को रखा गया है, लेकिन डायटम जो है वो क्या है, तो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जो प्रोटिस्टा का जगत का सदस्य है, क्या है, तो प्रोटिस्टा जगत का सदस्य हो जाएगा डायटम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही गलत है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। चला जाते हैं अगला अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है, इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है, तो एक कोशिकीय जीव कौन है वो बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो जू जू तो एक कोशिकीय नहीं होगा, ये तो आपको पता है। ठीक है, ब्रेड फफूंदी ये भी एक कोशिकीय नहीं होगा, फफूंदी बहुत लगता है तो एक कोशिकीय नहीं होता है। आम्रबेल आम्रबेल का पौधा नहीं होगा, ये पता है। पैरामीशियम एक कोशिकीय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम क्या था, एक कोशिकीय जीव है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा कि यह एक निश्चित आकृति का एक कोशिकीय जीव है जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है और अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाओं जिन्हें पच्छम पच्छमाभिका कहा जाता है का प्रयोग करता है। इस जीव का नाम बताइए, तो कौन सा जीव है जो इतना कार्य करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी थोड़ा देर पहले बताया था पैरामीशियम में होता है, क्या होता है, पैरामीशियम में होता है। चलो आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, ये अमीबा में भोजन का ग्रहण रिक्त स्थान द्वारा होता है, अमीबा में भोजन का ग्रहण रिक्त स्थान द्वारा होता है, तो अमीबा में भोजन का ग्रहण किसके द्वारा होता है, तो होता है शरीर की पूरी त्वचा से। किसके, शरीर की पूरी त्वचा से, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, शरीर की पूरी त्वचा से। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा,
तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्या, संकुचनशीलता रसधानी, कौन सी संकुचनशीलता रसधानी। अमीबा क्या है, तो एक कोशिकीय जीव है। क्या है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो अपने आकार की बदलने की क्षमता रखता है। इसे जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। अमीबा को कहाँ रखा गया है, तो प्रोटिस्टा जगत में रखा गया। अमीबा में उपस्थित संकुचनशील रसधानी कोशिकांग जल की मात्रा बनाए रखता है। अमीबा पराशरण नियंत्रण और उत्सर्जन के लिए भी संकुचनशील राजधानी का ही प्रयोग करता है। राजधानी को ढकने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। जो उसका राजधानी होता है उसको ढकने वाली झिल्ली को क्या कहता है, तो टोनोप्लास्ट कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा, अगला पास करा गया अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन, जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर दो जीव उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाता है, तो आपको पता होगा कि अमीबा में कौन सा होता है, तो बाउंड्री विखंडन होता है, द्विवीय विखंडन इसको कहता है। ठीक है, बाउंड्री विखंडन होता है। ठीक है, तो अमीबा की खोज कब हुआ था, तो 1755 ईस्वी में हुआ था। अमीबा की खोज कब हुआ था, 1755 में अमीबा की खोज किया गया था। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया था, तो रोजेन हॉप, किसके द्वारा किया गया था, रोजेन हॉप के द्वारा अमीबा की खोज किया गया था। अमीबा क्या है, तो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव जलीय जीव होता है। क्या था, एक कोशिकीय सूक्ष्म जलीय जीव होता है। ठीक है, इसमें समस्त जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका के संपन्न होता है। ठीक है, जो जितना भी जैविक क्रिया होता है वो एक ही कोशिका में संपन्न होता है। अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन, जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर दो अलग जीव उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहता है, द्विविभाजन कहा जाता है, जिसे बाउंड्री विखंडन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विविभाजन या बाउंड्री विखंडन भी कहते हैं। अमीबा और प्रोटोजोआ संघ जो है वो क्या होता है, एक सजीव प्राणी है। क्या है, तो सजीव है। ठीक है, क्या हो जाता है, सजीव है। आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा है कि एस्यूडोपोडिया, तो यार एस्यूडोपोडिया रिक्त स्थान पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचना है। तो किसका है ये, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीबा का। क्या हो जाएगा, अमीबा का। ठीक है, किसका हो जाएगा, तो अमीबा का हो जाएगा। ठीक है, स्यूडोपोडिया जिसे कूटपाद कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कूटपाद। अमीबा पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं हैं। अमीबा में कूटपादों द्वारा गमन होता है। अमीबा इन कूटपादों की सहायता से किसी भी दिशा में चल सकते हैं। जब अमीबा में नए कूटपाद बनते हैं तो पुराने कूटपाद समाप्त हो जाते हैं और इनका जीव द्रव नए कूटपादों में आ जाता है। इस प्रकार अमीबा में गमन कूटपादों द्वारा होता है। क्या होता है, गमन जो होता है कूटपादों द्वारा होता है। कूटपाद किसको होता है, एस्यूडोपीडिया के द्वारा, किसको, एसिडोपीडिया के द्वारा होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पाठ क्या करा, क्लेमाइडोमोनास इसमें से किस किंगडम में से संबंधित है। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास इनमें से किस किंगडम से संबंधित है, यानी किस वर्ग से संबंधित है, इसके बारे में बताना है। तो क्लाइडोमोनास किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा किंगडम प्रोटिस्टा, किसके द्वारा, तो किस किंगडम प्रोटिस्टा के द्वारा संबंधित है। किंगडम प्रोटिस्टा में मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव एवं यूकैरियोटिक जीव शामिल किए जाते हैं। इस जगत में विभिन्न प्रकार के शैवाल, स्लाइम, मोल्ड एवं प्रोटोजोआ आदि आते हैं। इनमें श्वसन अंग के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया कार्यरत रहता है। ठीक है, श्वसन के रूप में किसके, तो माइटोकॉन्ड्रिया कार्यरत रहता है एवं इसके केंद्रक झिल्ली, गोल्जी काय, कोशिका झिल्ली के भीतर गुणसूत्र एवं अन्य प्रजालिका आदि भी अंग पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको में कौन कौन पाया जाता है, तो गोल्जी काय, कोशिका झिल्ली और गुणसूत्र भी इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, और आज के लिए लास्ट प्रश्न, बहुविखंडन के द्वारा रिक्त स्थान एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। तो बहुविखंडन द्वारा किसके द्वारा कौन सा होता है, ये बताना। ठीक है, तो बहुविखंडन किस में होता है, तो ये होता है प्लाज्मोडियम में। किस में होता है, तो बहुविखंडन किस में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और पढ़ते रहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, साथ ही दूसरों को शेयर भी कीजिए। ठीक है, और पूरा वीडियो देखने के बाद आप कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर बताइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।